ओके जी, बाकी जो है वो आप लोग सब लोग फिर जैसे जैसे रिज्यूम करेंगे विल गेट बैक। अच्छा, हम लोग जो है वो बैक डेटिंग जो है वो ऑप्शन के बारे में बात कर रहे थे। बैक डेटिंग ऑप्शन के अंदर हम जो है वो मजीद फर्दर जो चीज हम लोग देखते हैं वो ये है कि हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो बैक डेटिंग ऑप्शन के अंदर होता ये रहा होता है कि जी आपके जो स्टॉक्स होते हैं या जो आपके स्टॉक प्राइसेस होते हैं, जो आपकी क्या कहना चाहिए, ओके, जो आपके शेयर्स होते हैं वो आपके शेयर्स जो इनिशियल फ्लोटिंग से पहले की जो प्राइस है उस प्राइस में जो है वो लोगों को दे दिए जाते हैं, तो आके वो भी एक जो है प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको अट्रैक्ट करता है, या वो भी एक प्राइस का जो एरिया होता है वो आपको फायदा देता है। तो इस तरह के ऑप्शन या इस तरह की प्राइसेस, इस तरह की चीजों को जो है अगर आप अपने एम्प्लॉइज को जो है वो ऑफर करते हो, तो दिस इज समथिंग दैट विल हायर योर स्टॉक प्राइस। और जो कि दोनों के लिए, मतलब हम मैनेजर्स की बात करें और जो हम नॉन मैनेजर्स की बात करें, एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, इट विल बेनिफिट बोथ ऑफ देम। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे और हम ये देखें कि इफेक्टिवनेस इन एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन की इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है किस तरह की लिमिट्स लगती हैं, ये किस तरह के हमारे पास जो है इश्यूज है, किस तरह के बैरिकेड्स हमारे पास आते हैं, किस तरह की चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं जिस वजह से हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव की कॉम्पेंसेशन है वो लिमिट हो जाती है। जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। ये तक है स्टॉक्स के लिहाज से जब हम बात करें तो देयर मे बी अ सिचुएशन के कुछ कभी कभी हमारे पास ऐसा आता है कि हमारे पास अनइंटेंडेड जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आने लगते हैं। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब ये है कि हमने इस चीज को नहीं सोचा था और सडनली ये चीज हो गई, लाइक जिस तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई वो एक इशू है, लाइक स्टॉक मार्केट गिर गई वो एक इशू है, लाइक गवर्नमेंट की कोई रूल्स रेगुलेशन आ गए वो एक इशू है, लाइक इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री की खराब हो गई वो है ना। इस तरह की कुछ चीजें जो कि आपको स्टॉक को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, बट वो आपकी इंटेंशन नहीं थी, वो आपकी वजह से नहीं हुआ, बट स्टिल इट हैपेंड, वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस से लाइक जिस तरीके से अभी फाइजर ने डिक्लेयर किया है कि फाइजर ने जो वो कोविड का जो फाइजर ने जो कोविड की वैक्सीनेशन निकाली है वो वैक्सीनेशन 90% एप्लीकेबल है, मतलब 90% जो है उसका रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब इसने फाइजर के स्टॉक को 90% इंक्रीज पे हिट कर दिया। एक मिनट बेटा, ये आपकी पूरी की पूरी फाइल कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद पार्ट 2 में पेस्ट हो गई, कर देते हैं। ओके, अब हम जब इसको देखते हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिस सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो रिजॉल्व, ये जिस सिचुएशन में हम लोग जो है वो नहीं उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होते। रीजन यही कि हमारे पास जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में वो फैक्टर नहीं है, और चूंकि फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसलिए वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, अभी जिस तरीके से उसने कहा कि जी 90% जो है उसने इंक्रीज कर दिया, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट बात पॉइंट ये है सारा के सारा कि इस एक न्यूज ने, इस एक चीज ने इफेक्ट इंक्रीज कर दिया ना उनको। लाइक अगर कोविड नहीं आया होता तो शायद इतने ज्यादा इशू ही ना होता, और उसका स्टॉक एक्सचेंज भी जो है, स्टॉक ऑप्शन भी जो है वो नहीं बढ़ा होता। तो ये जो चीजें होती हैं हमारे पास, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, फर्म परफॉर्मेंस नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फर्म साइज। लाइक फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो अगर आप इम्पोर्टेंट ना कंसिडर करें फर्म साइज के लिहाज से, लाइक बाज़ औक़ात फर्म छोटी होती है, परफॉर्मेंस अगर उनकी जो है फर्म छोटी होती है और छोटी फर्म के अंदर जो प्रॉफिट है आपका जितना चल रहा है आप उतना प्रॉफिट जो है वो देते चलेगा, तो दे विल बी सही, कैसा ये ठीक है, सही है। फर्म परफॉर्मेंस भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना फर्म साइज इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि फर्म साइज अगर बढ़ रही है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी लिहाज से बढ़नी चाहिए। अगर फर्म साइज आपकी 2x बढ़ रही है, मिसाल के तौर पर 2x बढ़ रही है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी 2x बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्म साइज आपकी 2x बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको 1 टाइम बढ़ रहा है, दिस इज समथिंग गलत। ठीक है, फिर बैलेंस शीट नॉट शोइंग एग्जीक्यूटिव वेल्थ। आपके अगर एग्जीक्यूटिव ने अपनी वेल्थ, या एग्जीक्यूटिव ने जो अपनी अमाउंट से, या एग्जीक्यूटिव ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम शो किया हुआ है, दिस इज समथिंग दैट विल आल्सो हिट योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज हिट करेगी आपके स्टॉक ऑप्शन के ऊपर।
स्टॉक ऑप्शन के ऊपर हिट करेगी तो स्टॉक ऑप्शन से जो है वो डिविडेंड पे हिट करेगी, डिविडेंड पे हिट करेगी तो आपके स्टॉक शेयर प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली आप उन्हीं सिचुएशंस में वापस चले आएंगे कि मैनेजर या तो फ्रॉड करेंगे, या अगर मैनेजर फ्रॉड नहीं करेंगे तो फिर वो लूप एरियाज या जैनब असरार जी बेटा कुछ कह रहे हो ज़ारा बेटा? ठीक है कोई बात नहीं जैनब, अब तो आप आ गए होगा तो अटेंडेंस आपकी लग जाएगी। ओके तो एक हमारे पास ये है, उसके बाद ऑप्शंस नॉट एक्सपेंस एट द टाइम दे वर अवॉर्डेड, लाइक ऑप्शंस जब आपको दिए गए उससे आपने उसको एक्सपेंस आउट नहीं किया, एक्सपेंस आउट का मतलब ये है कि आपने उसको अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया, लायबिलिटी जब आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये जब आप एक्सपेंस आउट नहीं करोगे एसेट को प्रॉपर्ली, एसेट ओवर वैल्यू शो होगा जो कि गलत चीज है, क्योंकि एसेट अगर ओवर वैल्यू आपके पास शो होगा तो अल्टीमेटली वो आपको लास्ट में बहुत शदीद हिट देगा, बिकॉज वो ओवर वैल्यू है, एक्चुअल तो उसकी वैल्यू है ही नहीं। तो ये चीजें नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, that does not create a good impression, that does not create a good impact on your organization। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल गवर्नेंस क्या होती है। ये तो एक इंटरनल गवर्नेंस है, हमने हमारा इंटरनल एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन भी देख लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी देखा, ओनरशिप भी देखा। अब मार्केट ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल क्या होता है या एक्सटर्नल गवर्नेंस हम किसे कहते हैं? अ मैकेनिज्म consisting of a set of potential owners seeking to acquire undervalued firm and earn over average returns on their investments। अब एक्सटर्नल मार्केट कंपेटिटर या मार्केट कंट्रोलर या मार्केट डिसाइडर ये लोग कौन होते हैं? एक्सटर्नल गवर्नेंस का मतलब ये है कि हर इन्वेस्टर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है बंदा, वो जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्म या एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल जगह पे चलती है। क्यों मल्टीपल जगह के ऊपर चलती है? क्योंकि हर इन्वेस्टर ये चीज फॉर्म कर रहा होता है, हर इन्वेस्टर इस चीज की कोशिश में होता है कि जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन भी एक ही होगा, तो हाउ दे मल्टीप्लाई दैट बाय डूइंग दिस, कि वो ये चीज देखते रहते हैं कि जी मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पोटेंशियल मौजूद है बट वो अंडर वैल्यू कर रही है या उसकी परफॉर्मेंस नॉट टू द एक्सपेक्टेशन है, जिसको आप एक्वायर करके, मतलब जिस फर्म को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्जॉर्ब करके ओवर एवरेज रिटर्न ले सकते। ओवर एवरेज रिटर्न का मतलब ये एक तो एवरेज रिटर्न है लाइक जो कि आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिल रहा है, बट ओवर एवरेज का मतलब है उससे ज्यादा रिटर्न या उससे ज्यादा आप प्रॉफिट जो एक्वायर कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि हर इन्वेस्टर जो है, जो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या हर जो गवर्नमेंट मेंबर होता है, वो ये चीज देख रहा होता है कि जी ये कंपनी, मतलब मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं एक कंपनी एक्स, जैसे हमने पहले की थी कंपनी एक्स और कंपनी ए की। अब जब हम कंपनी एक्स की बात करें कि कंपनी एक्स जो है वो ढूंढ रही है जगह, उसने कंपनी ए को देख लिया कि कंपनी ए का पूरा के पूरा सेटअप ऐसा है जो कि कंपनी एक्स के लिहाज से, और दूसरा कंपनी ए का जो सेटअप है वो उन तमाम के तमाम एरिया से मौजूद है जहाँ कंपनी एक्स का सेटअप मौजूद नहीं है। अब व्हाट दे विल डू इज दैट, वो ये कहेंगे कि जी कंपनी, और दूसरी एक और चीज भी कहते हैं कि जी कंपनी ए जो है वो अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी दे रही है वो भी कोई इतनी खास नहीं दे रही है, तो व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल गवर्न या दे विल एक्वायर दैट कंपनी एक्स और कंपनी ए इन कंपनी एक्स। उससे क्या फायदा होगा? उससे उनका फायदा ये होगा कि तमाम के तमाम एसेट्स आपके, तमाम की तमाम रिसोर्सेज आपकी, दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका कर्टेल हो गया, एक बात। दूसरी बात ये आपकी मार्केटिंग एग्जिस्टेंस जो पहले आपको पूरी मार्केट करना पड़ती वो आपको उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज द मोमेंट आप ये चीज देखेंगे कि मतलब आप अपने एरिया में देखेंगे और उस पर्टिकुलर जगह पे दूसरा बोर्ड लगा हुआ देखेंगे तो यू विल से ओ अच्छा ये तो यहाँ पर आ गया, ठीक है बिल्कुल ये वहां पर आ गया, तो ये वाली जो सिचुएशन, क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग द नेम ना, नाम तो आपको पता ही होगा, सिर्फ उस जगह के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से यू वर रिलक्टेंट टू वर्क ऑन इट। अब उसकी एग्जिस्टेंस भी आ गई तो नाउ इट्स डन, अब आप तो बहुत आराम से उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज है जो कि आपके एक्सटर्नल वर्क पे होते हैं। पहली। दूसरी बात है बिकम एक्टिव ओनली व्हेन इंटरनल कंट्रोल हैज फेल्ड, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल के अंदर प्रॉब्लम आता है ये तभी एक्टिव होते हैं, वरना इनका आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर से। सर एक्वायर और मर्जर में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा एक्वायर और मर्जर में ये डिफरेंस होता है कि जब हम एक्विजिशन करते हैं ना चीजों की,
मतलब जब हम एक्वायर करते हैं तो हम उसको लाइबिलिटीज पे ऑफ करते, मतलब जो भी कंपनी है उसकी तमाम की तमाम जो जो भी उसकी लाइबिलिटीज वगैरह वो हम पे ऑफ करते हैं। पे ऑफ करने के बाद उसकी तमाम के तमाम जितने भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो हम एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। मर्जर का मतलब ये होता है कि हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट, उसकी तमाम की तमाम चीजें अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं। मतलब उसकी लाइबिलिटी हमने अपने अंदर मर्ज कर ली, उसके एसेट्स हमने अपने अंदर मर्ज कर लिया, उसके एम्प्लॉइज हमने अंदर मर्ज कर लिया। एक्वायर में ये होता है कि हम मर्ज नहीं करते, हम उनको ये कहते हैं कि जी बेटा जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं आप एक मिनट मुझे दीजिएगा अगर आप लोग सारे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी जनाब, हेलो, सॉरी sorry, I had an official thing. Hello, हसन। सर आपकी आवाज आनी नहीं थी, आपने क्लास नहीं, ब्रेक की थी। मैंने क्लास ब्रेक की हुई थी बेटा। एक्चुअली आई हैड अ कॉल फ्रॉम ऑफिस, दैट्स व्हाई। तो चले, लेट्स रिज्यूम। अच्छा, इसको हम लोग जो है मजीद फर्दर हम आगे इसको देख लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि जी हमने मार्केट कंट्रोल की बात की थी। तो एक्सटर्नल गवर्नेंस के वो लोग होते हैं जिनके बारे में हमने ये कहा कि जो कि एक्वायर करते हैं ऑप्शंस को, ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अबव एवरेज प्रॉफिट या अबव एवरेज रिटर्न के ऊपर जो है वो लेके जा सके। अब इसके ऊपर मेरे से खुदा मुजाहिद ने ये सवाल करता है कि जी इन्वेस्टमेंट और मर्जर और एक्विजिशन में क्या फर्क होता है। तो वो मैं ये बता रहा था कि जब हम एक्वायर करते हैं तो हम लायबिलिटीज शेड ऑफ करके एक्वायर करते हैं, लायबिलिटीज क्लोज करके एक्वायर करते हैं। लेकिन जब हम मर्जर में करते हैं तो लायबिलिटीज भी टेकअप करते हैं, लायबिलिटीज भी साथ लेके चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये चीज कही कि जी ये जो एक्सटर्नल्स होते हैं ये सिर्फ उस वक्त तक एक्टिव होते हैं जिस वक्त तक हमारे पास इंटरनल कंट्रोल जो है वो फेल नहीं होते। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो स्ट्रांगली काम करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर प्रॉपर्ली काम करें, they will not infiltrate, they will not enter within anything, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। वंस इंटरनल कंट्रोल वीक होता है तो यस दे आर रिस्पांसिबल, या ये उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनइफेक्टिव मैनेजर्स आर यूजुअली रिप्लेस्ड इन सच टेकओवर्स। यस, अब जब इसमें दो प्रोस्पेक्ट्स है। एक प्रोस्पेक्ट ये है कि आप टेक ओवर भी कर रहे होते हैं, दैट मींस आप एक कंपनी को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। अब जब एब्जॉर्ब करते हैं और हमने ये कहा कि टेक ओवर के अंदर तमाम की तमाम लायबिलिटी शेड ऑफ हो जाती है, तो उन लायबिलिटीज में शेड ऑफ होने का एक मतलब ये है कि आपके जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स इनइफेक्टिव होते हैं, जो मैनेजर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते, उनको भी डिसकंटिन्यू करके लिया जाता है। मतलब आपने लिया मैनेजर्स को उठाया, मैनेजर्स को उठा के आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी। 10 मैनेजर्स ऐसे थे जो परफॉर्मेंस आपकी अप टू डेट नहीं चला रहे, यानी जो 10 मैनेजर्स ऐसे थे जो कि आप जिनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं थी। अब आप क्या करेंगे? मर्जर में तो ये कि आप साथ लेके चलते हैं कुछ टाइम के लिए। एक्विजिशन में ऐसा कोई गेम नहीं होता। एक्विजिशन में यू से ओके फाइन, यू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, इट्स टाइम फॉर अस टू ले यू ऑफ, या इट्स टाइम फॉर अस कि हम आपको डिसकंटिन्यू करें, आप और मार्केट में अच्छा ऑप्शन ढूंढ लें। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद वो मार्केट को, मतलब उसके बाद अपने आप को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और मार्केट कॉर्पोरेट वाले या जो एक्सटर्नल्स होते हैं वो सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखते हैं जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। नीड क्या होती है, मतलब इसकी जरूरत कब पड़ती है एक्सटर्नल मैकेनिज्म पे आने की, या एक्सटर्नल मैकेनिज्म इन्फिल्ट्रेट कब करता है या पेनिट्रेट कब करता है? पहला पॉइंट, जब आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक होता है। ठीक है, मतलब जब आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस जो है वो वीक चल रही होती है, आपकी सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है कंपेटिटर्स के मुकाबले में, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपकी मिनिमल परफॉर्मेंस। अब मिनिमल परफॉर्मेंस क्या होती है कि पर्सन ए जो आपकी या पूरी जो आपकी इंडस्ट्री है वो एक दिन के अंदर 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, आप एक दिन में 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। दिस इज व्हाट वी कॉल सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। मतलब आपकी इवन जो मार्केट की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है या बेंचमार्क परफॉर्मेंस है, आप उसको भी मीट नहीं कर रहे, ये वहां पे इन्फिल्ट्रेट करती है। डिसिप्लिन, इनइफेक्टिव और अपॉर्चुनिटिस्टिक मैनेजर्स हैं आपके, जो कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे साल के 6 महीने तक वो कोई काम नहीं करते हैं, 4 महीने तो छुट्टी पे रहते हैं और सिर्फ उन 2 महीनों में काम करते हैं जिन 2 महीनों में आपकी विंडो ड्रेसिंग शो करनी होती है, जहाँ पे आपको आपका जो है जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो कर, सिर्फ 2 महीने काम करते हैं। ये एक चीज एलिमेंट होती है। या बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं जो कि इनइफेक्टिव तरीके से काम कर रहे होते हैं, मतलब शॉर्टकट्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन की वायलेशंस कर रहे होते हैं, वहां पे ये इन्वॉल्व होते हैं। थ्रेट ऑफ टेक ओवर में लीड फर्म टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली, जो इन टेक ओवर की थ्रेट्स होती हैं वो बाज़ औक़ात कंपनी को जो है वो करती है कि जी कंपनी जो है इफेक्टिवली काम करना शुरू कर दे। और ऐसा बहुत काम होता है क्योंकि एक्वायर करने की जब एक मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन फैल जाती है तो दैट मींस इट्स डन, फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। रेगुलेशंस के अंदर चेंज जो है वो आपका जो है बाज़ औक़ात डिफिकल्ट कर देता है चीजों को एक्वायर करना। मैनेजर की जो डिफेंस टेक्टिक्स होती हैं जो कि कॉस्ट माउंटिंग करती है, मतलब कॉस्ट जो इंक्रीज कर रही होती है, वो एक रीजन होता है किसी भी एक्सटर्नल कॉर्पोरेट, किसी भी एक्सटर्नल का आपके मार्केट में टेक ओवर करने का।
अब डिफेंस एक्टिव के अंदर टैक्टिक्स के अंदर क्या आती है, बाजू का आप ऐसे रीस्ट्रक्चर कर देते हो, 5 लाख की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जैसे 10 साल पहले आज 50 करोड़ की होगी, तो आप उसको रीवैल्यूएट कर देते हो, रीस्ट्रक्चराइज कर देते हो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर लेते हो, शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लेते हो। जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है वो इंटरनल मैकेनिज्म के मुकाबले में कम प्रिसाइज होता है, क्योंकि एक्सटर्नल का डोमेन बहुत बड़ा होता है। इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी कंपनी का है और कौन सी कंपनी, किसको लिया जा सकता है किसको नहीं लिया जा सकता। ये एक डिफेंस स्ट्रेटजीज के लिहाज से एक जो है वो चार्ट है, बल्कि इनफैक्ट एक दो चार्ट्स हैं, इसको आप जो है वो रिव्यू कर लो, जो कि हम नॉर्मली जो है वो यूज करते हैं कि हमारे पास एक्वायर करने की कब स्ट्रेटजी होती है या हम कब जो है वो शेयर होल्डर्स के ऊपर चले आते हैं, आगे ठीक है आप जो है वो इस चीज को रख लो, ठीक है, ये वो चीज होती है आपके पास, ठीक है। चले, विल बी कीपिंग इट टिल हियर, बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बल्कि तुम लोगों से ज्यादा मुझे सजेशन ही लेना था, तुम सब लोग अगर मुझे इस सिलसिले में गाइड कर सको तो तुम सब लोगों, मतलब तुम्हारी क्लास की मेरे पास जो है वो आज 11th सेशन है। नॉर्मली तुम लोग के 14 सेशन होते हैं या 15 होते हैं, पहले मुझे ये बताओ जरा, कितने सेशन होते हैं तुम लोगों के? सर शायद 14 होते हैं। 14 होते हैं। चलो हसन देखो, 11 सेशन आज है, दैट मीन्स 3 सेशंस मेरे जो है वो बचते हैं, ठीक है। अब 14 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास देखो एक ऑप्शन ये है कि एक मिनट, आपने 0-0 लिख के भेज दिया। रुबाब, इतने सारे सेशंस होते हैं बेटा? ओके, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं एक क्लास आपकी कर लूं, ठीक है, एक क्लास हम नेक्स्ट सैटरडे और संडे को कर लें, आपके 14 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मैं मजीद फर्दर उसके आगे फिर क्लासेस नहीं लूंगा क्योंकि मेरे 14 सेशंस कंप्लीट हो चुके होंगे। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है, ठीक है, इफ यू पीपल अग्री तो एक हम कल संडे को क्लास रखते हैं, ठीक है, और एक क्लास हम जो है वो आगे नेक्स्ट सैटरडे और संडे को रखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट सैटरडे डेट क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, एक क्लास नेक्स्ट सैटरडे और संडे को रखते हैं, लेकिन सैटरडे का थोड़ा सा मैं टाइम चेंज करूंगा क्योंकि सुबह में अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं दोपहर को 3 बजे के बाद जो है मैं आपकी क्लास रख लूंगा, ठीक है। तो अगर आप कहते हो तो नेक्स्ट सैटरडे और संडे क्लास, इस संडे को क्लास रखें, नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लास रखें और सेशन क्लोज करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं हम उसी ट्रेन के ऊपर फॉलो करें। व्हाट यू पीपल सजेस्ट, क्या कहते हो तुम लोग मुझे? हसन? जी सर, वही सोच रहा हूँ। सोचो जल्दी सोचो। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगता है। नहीं, मुझे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सैटरडे संडे को भी क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर तुम लोग मुझे कहते हो तो मैं कल भी तुम लोग की क्लास ले लेता हूँ और आगे सैटरडे संडे को भी क्लास ले लेता हूँ। कल थोड़ा सा अगर लेट स्टार्ट करें, कल हम ऐसा कर सकते हैं कि कल हम क्लास 1 बजे से रख लें, 12-1 बजे से रख लें। मैं टाइम तुम लोगों को फ्लोट कर दूंगा मीटिंग मिनट्स उसके अंदर ग्रुप में। ओके सर, सैटरडे संडे रख लें, ठीक है, ओके फाइन सर। कल नहीं पूरा मुजाहिद, हाँ चलो ठीक है, तुम में से कुछ लोग हाँ बोलोगे, तुम लोग कुछ ना बोलोगे, तो इसलिए मैं इस पे खैर अभी फिलहाल नहीं वो करूंगा। बट ये है कि एक काम ये करो कि तुम लोग आज मुझे जो है वो शाम तक कंफर्म कर दो, उसको बोल के जीशान को बोल के मुझे, जीशान मुझे कंफर्म कर दे, तो मैं शाम में तुम्हें टाइम और इन्विटेशन जो है दोनों चीजें जो है वो सेंड कर दूंगा। तो तुम लोग मुझे अगर कंफर्म करते हो तो मैं आज कल की क्लास, क्योंकि मुझे तो मैनेजमेंट को भी बताना होगा तुम लोगों की, तो मैं कल की क्लास लेके नेक्स्ट सैटरडे संडे का भी तुम्हारा कैलेंडर लॉक कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, बाकी